हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अर्पित कौशिक फ्रॉम नेक्स्ट ऑफिसर्स। एंड जैसा कि हमारा प्रॉमिस रहता है आपसे हर बार एक इंडियन आर्मी के वेटरन को आपसे इंट्रोड्यूस कराने का और उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके शेयर करने का। कैसे उन्होंने डिफेंस ने उनको ग्रूम किया, फौज ने कैसे उनको लाइफ के मेजर ऑब्स्टेकल्स तैयार करने के लिए तैयार किया। ये सारी बातें हम यहाँ पे अपने पॉडकास्ट में इंडियन आर्मी के वेटरन से सुनते हैं। जो भी उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए फैमिली के टर्म्स में, हेल्थ के टर्म्स में, डिफेंस में, उन सबको जानने के लिए आज हमारे साथ हैं मेजर लवेंद्र चौधरी। सर, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। थैंक यू अर्पित। एंड मेजर लवेंद्र चौधरी के बारे में जो सबसे एक थ्रिलिंग फैक्ट मुझे समझ में आता है इनके बारे में जान के, जो मुझे पता चला कि सर का एक बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और वर्सेटाइल पीरियड रहा इंडियन आर्मी में। सर ने टोटल ऑफ 11 ईयर्स के लिए सर्व किया। यूजुअली हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं दे सर्व फॉर 20 ईयर्स और इवन मोर देन दैट। बट सर, बिकॉज ऑफ एन इंजरी इन हिज शोल्डर which is not recognizable at the moment in the picture frame, but yeah, it's a permanent injury in his shoulder, and he received this injury, this honor for this country। एक बैटल में सर ने एक ऑपरेशन ऑपरेशन के दौरान सर की शोल्डर में एक सीवियर इंजरी हुई, जिसकी वजह से फर्दर सर को कुछ टेक्निकल इश्यूज इंडियन आर्मी के अंदर आने लगे, जो कि हम उनसे आगे डिस्कस करेंगे क्या रीजंस बने। इतने वर्सेटाइल होने के बावजूद भी सर की एक जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वी कैन सेंस के सर डेफिनेटली कमांडिंग पोजीशंस तक पहुंचते अगर इंडियन आर्मी को कॉन्टिन्यूसली सर्व करते। बट बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ रीजंस और वी कैन से द इंजरी रीजन, सर उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए। और सर ने राष्ट्रीय राइफल्स में जो सर्व किया, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके ऑपरेशंस, कैसे उन्होंने सारे जो जम्मू एंड कश्मीर के जो पोस्टिंग्स थी उनको वहां पे सर्व किया, इंडियन आर्मी को, इंडियन हमारी कंट्री को, वो सब कुछ जानेंगे पॉडकास्ट में। सो विदाउट अ फर्दर डू, आई स्टार्ट विद माई फर्स्ट क्वेश्चन टू मेजर लवेंद्र चौधरी। सर, सबसे बेसिक एक जो इंडियन आर्मी के बारे में हम सबसे पहले जो एक बच्चा, एक एस्पिरेंट सोचता है, दिमाग में उसके आता है, वो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मुझे पता चला आपके बारे में रिसर्च करके, आपके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, बट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लियर द एसएसबी। तो थोड़ा सा सर वो एक मैं मोमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने से भी ज्यादा एक स्पेशल मोमेंट होता है किसी भी बच्चे की लाइफ में, जब वो एसएसबी को क्लियर करता है एंड ही कम्स टू नो कि ओके, आई विल बी गेटिंग अ चांस टू सर्व इन द इंडियन आर्मी। So what was your feeling and how did your family responded to it? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अनलाइक मैनी अदर्स जिनका होता है ना कि बचपन से मेरे को जाके आर्मी ऑफिसर ही बनना है, ऐसे होते हैं बहुत सारे बच्चे ना। एंड मेरे कलीग्स भी हैं कुछ ऐसे। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक टोटल सिविल बैकग्राउंड से आता था। एंड घर का सबसे छोटा बच्चा, तो बड़ा पेम्पर्ड बच्चा जिसको बोलते हैं। मैं अपने पूरे खानदान में सबसे छोटा था, तो मतलब हूँ इन अ वे। तो सबका लाडला है ना। एंड वो प्यारा सा बच्चा, इसको खरोंच नहीं लगनी चाहिए। एंड बच्चा वॉज वेरी नटोरियस। ओके। सो मैं खिड़कियों से कूद जाना, स्कूल बंक मार जाना, एंड दीवार से कूदना, पाइप से चढ़ना, दोज काइंड ऑफ थिंग्स मैं हमेशा करता रहता था। सो मेरी प्रिपरेशन अगर कुछ थी तो वो सिर्फ ये थी कि मैं डायनेमिकली सोचता था, जो इसलिए आया क्योंकि मैं बहुत शैतान बच्चा था। और दूसरा, मेरे को नॉर्मली डर नहीं लगता था चीजों से, तो ऑब्स्टिकल्स वगैरह करने में वो बड़े हेल्प करता है। नाउ, सिर्फ एक इंसिडेंस एक ऐसा हुआ था मेरे साथ बचपन में, जो एक इम्प्रेशन छोड़ गया था। जैसे मेरी फैमिली में बड़ा स्पोर्ट्स का बड़ा कल्चर है। मेरे ब्रदर्स, मेरे फादर, ये काफी खेल कूद में बहुत रहे। मेरे फादर तो इनफैक्ट स्पोर्ट्स टीचर रहे ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। तो वो एक माहौल था। तो एक बार एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था हमारे यहाँ, हमारे स्कूल के ही बास्केटबॉल कोर्ट में। और वहां पे बाहर की सारी टीम्स आई हुई थी हमारे डिस्ट्रिक्ट में से। उसमें एक टीम आई थी जो आर्मी की टीम थी। एंड वो टीम अलग ही दिख रही थी, और उस टीम के जो कैप्टन थे, वो एक्चुअल में उस टाइम पे कैप्टन थे आर्मी के। एंड मैंने उनको देखा, तो उनकी जो पर्सनैलिटी मैंने देखी, तो एकदम से थॉट आया मन में। मैं कहा यार, क्या हैंडसम बंदा है, क्या इसकी पर्सनैलिटी है। तो एक वो थॉट आ गया था कि क्या पता मैं भी कल को कभी आर्मी ऑफिसर बन जाऊं। ये कैप्टन सो एंड सो है, मैं भी कभी कैप्टन लवेंद्र सिंह चौधरी बन जाऊं। तो उस टाइप का मेरे को थॉट आता था। एंड अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि उस टाइम मैंने अपनी किसी नोटबुक में मैंने लास्ट पेज पे अपना नाम ऐसे लिखा। मैं बच्चा ही था, तो मैंने ऐसे लिखा, कैप्टन एल एस चौधरी, ऐसे करके मैंने लिखा। एंड फिर वो काट दिया।
एंड ये वो ड्रीम एक ऐसी मेमोरी थी जो मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं रह गई है अटक के, जो मैंने भी नहीं सोचा। एंड फिर बड़े होने लगे तो फिर आईआईटी की तैयारी करो और ये करो, उस टाइप की चीजों में लग गए कि हाँ। बट फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो थे, सबने बोला कि चलो एनडीए का पेपर देने चलना है। मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, एंड थैंकफुली पेपर बड़ा अच्छा आया। जो मैं जानता था वही आ गया, टाइप्स, एज द लक वुड हैव इट। एंड मेरे सारे दोस्त फेल हो गए, मैं अकेला पास हुआ जो तैयारी कर रहे थे। एंड उसके बाद आया एसएसबी का टाइम। तो जब एसएसबी मुझे जाना था, तो मेरे 1 एएफएसबी देहरादून में मेरी एसएसबी हुई थी। और उस टाइम में जब ये कॉल आया तो मैं बॉम्बे में था अपने ब्रदर के पास। और तब तक बॉम्बे ही होता था, मुंबई बाद में बना। मैं बॉम्बे में था, एंड लोगों ने बोला एसएसबी जा, जरूर जाओ और ये करो, कोचिंग लो, ये करो ना टाइप्स। तो कोचिंग का टाइम ही नहीं था एक्चुअली मेरे पास। तो मैं फटाफट से घर आया। एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरे को कोचिंग दे दो। उन्होंने पूछा कब है तेरी एसएसबी। मैंने कहा 4 दिन बाद शुरू हो रही है। सो ही सेड, मैं पैसे लेके गया था, उन्होंने पैसे पहले मुझसे ले लिए थे कि सर फीस। तो उन्होंने पहले पकड़े, फिर बाद में मेरे को सारे पैसे मेरी पॉकेट में रखे, एंड शर्ट की पॉकेट में, एंड बोले बेटा भगवान का नाम ले तू पास हो जाएगा। आई चलो कि फाइन। सो वहां गए देहरादून, एसएसबी शुरू हुआ। तो वो तो पता ही है, पूरा सारे जो टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट हुए। एंड लास्ट में, अब क्या होता है ना, लास्ट में आपकी एक कॉन्फ्रेंस होती है। जहाँ सारे जो भी एवेल्युएटर्स हैं, सारे ऑफिसर्स वो बैठे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट एंड सारे। एंड वो आपसे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। नाउ लोगों ने बताया था कि अगर आपसे इतनी बात करें तो समझ लो आप पास हो, अगर इतनी बात करें तो समझ लो आप फेल हो। ऑल वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये लेकिन माइंड में था। अब मेरे को ये पता था कि जब एक क्या होता है, कमांड टास्क होते हैं, ग्रुप टास्क, कमांड टास्क ये होते हैं। तो कमांड टास्क में, ग्रुप टास्क में, सॉरी, ग्रुप टास्क में मेरे साथ एक और लड़का था जो कहीं से कोचिंग करके आया था। उससे मेरी लड़ाई हो गई थी जीटीओ के सामने। तो मुझे लगा मैं 100% फेल होने वाला हूँ। एंड लोगों ने बोला अगर फेल हो रहे होते हो ना, तो जब आप कॉन्फ्रेंस हॉल में अंदर जाते हो, आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी बोलते हो, तो वो आपको बैठने को भी नहीं बोलते। ऑल वहां पे चेयर होगी, वो आपसे पूछेंगे हाउ वाज योर स्टे, आप बोलोगे इट वाज फाइन सर, ओके थैंक यू, यू कैन गो। तो मैंने सोचा कि चाहे जो भी हो, मैं जाके पहले एक बार चेयर पे बैठ तो जाऊंगा ही। तो मैं माइंड सेट करके गया था कि मैं सीधा चेयर तक जाऊंगा, उसके बाद ही गुड मॉर्निंग बोलूंगा, और उसके बाद पहले चेयर पे बैठूंगा, तब आंसर करूंगा। सो चाइल्डिश इट इज, बट इस टाइप से हुआ। मैं वहां गया, विश किया, बैठे, तो उन्होंने एक दो क्वेश्चंस पूछे। मैं बाहर आया, तो मेरा एक जो फ्रेंड बन गया था वहां पे, उससे मैंने पूछा तो उससे क्या पूछा। तो मैंने कहा उसके और मेरे क्वेश्चंस बड़े सिमिलर थे, और मैंने कहा ये तो पास हो नहीं सकता, तो इसका मतलब मैं भी फेल हूँ। एंड देन आप लास्ट में हॉल में बैठे होते हैं, एंड वो आपके जो भी आपके वहां पे जीटीओ वगैरह कुछ जो ऑफिसर होंगे, वो लिस्ट में से चेस्ट नंबर्स बोलते हैं। तो वो चेस्ट नंबर बोला, तो मैं पूरा प्रिपेयर था कि मेरा तो आना नहीं है। लेकिन जो 4 लोग हम सेलेक्ट हुए थे, तो जो हम 4 सेलेक्ट हुए थे फाइनली, हम 250 बच्चे थे उस एसएसबी में। हम 4 सेलेक्ट हुए, तो जब मेरा नाम बोला, तो पहले तो इट वाज मोर ऑफ अ शॉक कि अच्छा मेरा हो कैसे गया, मैं तो ब्लंडर करके बैठा हुआ हूँ। एंड बट इट इज लाइक एक बड़ा हैप्पी सरप्राइज होता है लाइफ में। नाउ सडनली एक मोमेंट के अंदर आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। जो आप सोच रहे थे कि मैं शाम को जाऊंगा शॉपिंग करने, अब आप सडनली सोचने लगते हो कि मैं वर्दी में कैसा लगूंगा। एंड पूरा वो चीजें चेंज हो जाती हैं। और हम तो उस टाइम के कमीशन है जो सीआई इंटेंस सॉरी, काउंटर इंसर्जेंसी चल रही है, रोज न्यूज में आ रहा होता था। और दुनिया जान के आईडी ब्लास्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो आप देख रहे होते हो। तो आप अपने आप को वहां एज्यूम करने लगते हो कि मैं कैसा दिखूंगा, मैं कैसा करूंगा। जबकि आप अभी तक आपका मेडिकल नहीं हुआ है, ठीक है, आप मेरिट लिस्ट नहीं निकली है, आपको कुछ नहीं पता, पर वो मेंटली एकदम से एक चेंज आता है विच इज वेरी पॉजिटिव। एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट फर्दर। सो इट वाज समथिंग लाइक दैट। अमेजिंग सर, ये जो आपने अपने एसएसपी का एक एक्सपीरियंस शेयर किया, स्पेशली जो स्पेकुलेशन वाली चीज आपने बताई कि वो जाने से पहले कि हाँ वो सबके बीच में कुछ बातें तो होनी होती है, अब क्या बातें करें क्योंकि दिमाग तो टोटली कॉन्फ्रेंस में पड़ा हुआ है। तो थिंकिंग अबाउट, अच्छा इतना क्वेश्चन पूछे गए तो मतलब ये चांसेस हैं, मुझे अपना टाइम याद आ रहा है उस चीज से। बट आपके और मेरे बैकग्राउंड में पर्टिकुलरली एक डिफरेंस है सर। जैसे मैं सैनिक स्कूल से बिलोंग करता हूँ, तो हमने तो स्टार्टिंग से ही वो एक रफ एंड टफ एनवायरनमेंट देखा है 7 इयर्स की पूरी जो हमारी स्कूल में ट्रेनिंग रही। और आपने बताया कि आप एक बहुत ही पैम्पर्ड बच्चे थे स्कूल में। तो
डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमीज में पहुंचने के बाद, इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ, जैसे एनडीए आईएमए आप गए, उसके बाद फर्दर जो आपने ट्रेनिंग्स करी हैं, तो क्या मतलब एक कोई मेमोरेबल इंस्टेंस आपका, कोई जैसे रगड़ा वगैरह वहां पर होता है? क्योंकि हमें, जैसे मैंने बताया कि सैनिक स्कूल वालों को आदत होती है, आरआईएमसी मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल्स के, लेकिन जो प्राइवेट से बच्चे जाते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक के बच्चे जाते हैं कहना चाहिए मुझे, आप केवी से पढ़े थे, तो कैसा वहां पे जाके आपको ऑल ऑफ अ सडन फील हुआ? पहले रगड़े का एक्सपीरियंस कैसा था, और कोई मेमोरेबल इंस्टेंस आपके ध्यान में हो तो? राइट। मैं एक एक चीज पहले बताऊंगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब जैसे पुणे पहुंचते हो आप रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे अपने फौजी होते हैं आपको रिसीव करने के लिए। सारे बच्चे आ रहे होते हैं एंड आपका लगेज रख के बस में आप आते हो। तो एक जगह है एनडीए से पहले, उसको बोलते हैं बहार स्टैंड। तो जब आप, सॉरी, पाषाण, पाषाण गेट पे एंटर करने से पहले आप जाते हो तो वहां पे एक थोड़ी सी ना हाइट है, एलिवेटेड। तो जब आप वहां से जाते हो तो आपको सामने सुडान ब्लॉक दिखता है, जो एनडीए का ट्रेडमार्क है, हमारा सुडान ब्लॉक बिल्डिंग। तो उसका ऐसे डोम वो दिख रहा होता है आपको ऊपर। आप देखते हो क्या खूबसूरत लग रहा है। ये वाली फीलिंग मेरे को सिर्फ 2 बार आई लाइफ में। एक बार जिस दिन मैं पहली बार अंदर जा रहा था उस बस में बैठ के, और बस रोक के हमें दिखाया एनडीए। और दूसरी बार जब मैं 6 टर्म में था, पास आउट होने वाला था, और मैं सुडान ब्लॉक की टॉप फ्लोर पे खड़ा होके सामने में अपना सलारिया स्क्वायर को देख रहा था। और सलारिया स्क्वायर एक बीच, बेसिकली बीच में एक पार्क है सुडान ब्लॉक के सामने, और उसके सामने अशोका पिलर दिखता है। तो मैं वहां पे खड़ा होकर देख रहा था, और तब मैंने बोला यार एनडीए कितना खूबसूरत है। इसके बीच के 6 टर्म, जो 3 साल की ग्रेजुएशन हम करते हैं, उसमें सिर्फ रगड़ा ही खाया है। और इनफैक्ट लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे किसी जगह पे आप होते हो तो नॉर्मली आदमी बोलता है आई नो दिस प्लेस इनसाइड आउट। हम एक्स एनडीएस बोलते हैं कि वी नो एनडीए अपसाइड डाउन, क्योंकि ऑल द टाइम वी वर लेग्स अप एंड हैंड्स डाउन। ओके। तो सो दिस इज एनडीए, एंड इट चेंजेस योर डीएनए, आई वुड से। इसको क्रेडल ऑफ लीडरशिप कहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी को। सो बेसिकली जो रगड़ा वाला जो पॉइंट है, सो उस पे मैं बताता हूँ छोटी सी चीज। सो ऑफिशियली तो सुबह 6 बजे आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, जब आप पीटी ड्रिल वगैरह के लिए जाते हो। फिर ब्रेकफास्ट ब्रेक होता है, उसके बाद आपकी 1:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं। फिर आपका लंच ब्रेक होता है। फिर उसके बाद में आप फिर थोड़ा ब्रेक होता है छोटा सा, थोड़ा रेस्ट के लिए, चेंज करने के लिए। फिर आप रनिंग वगैरह के लिए जाते हो, एंड रनिंग के बाद में आप गेम्स खेलते हो। 6 बजे आपका स्टडी पीरियड शुरू होता है, तो नॉर्मली 5:30 के आसपास आप वापस आ जाते हो, यू टेक अ शावर एंड ऑल। उसके बाद आप स्टडी पीरियड करते हो। स्टडी पीरियड में आप जो भी आपको पढ़ाई करनी है वो करोगे आप। उसके बाद एक रोल कॉल, ऑर्डर्स कॉल होता है, वो करते हो आप, एंड देन यू गो टू डिनर। एंड उसके बाद यू आर सपोज टू बी फ्री, एंड 10 बजे लाइट्स आउट। ये ऑफिशियल है। लेकिन वो लाइट्स आउट जब होता है, लाइफ वहां से शुरू होती है इंडिया में। ओके। सो बहुत कुछ होता है, आई डोंट नो पॉडकास्ट पे क्या कितना बोलना चाहिए। सो बहुत कुछ होता है आप बता एंड सकते हैं सर, ऑडियंस को डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि ये जो आफ्टर लाइफ होती है 10 बजे के बाद की, उसमें एग्जैक्टली कैसे हमारे फौजी तैयार किए जाते हैं? देखो, जब आप इनिशियल टर्म में होते हो, फर्स्ट सेकंड टर्म में, सो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी कोई जो गलती होती है, तो आपका एक ओवर स्टडी बना होता है जो थर्ड टर्मर होता है। तो सारी पनिशमेंट आपका थर्ड टर्मर ले रहा होता है, ठीक है। और आप उसके साथ जाते हो। तो जैसे मुझे किसी सीनियर ने बोला कि ड्रिल ऑर्डर, हमें बहुत सारी यूनिफॉर्म्स ड्रेसेस होती हैं। तो एक होती है ड्रिल ऑर्डर, जिसमें आप ड्रिल करने जाते हो। तो जैसे ये नॉर्मल सी चीज है, अदरवाइज जूनियर टर्म में तो आपको पीटी रिंग में ही बुलाते हैं कि ड्रिल ऑर्डर में ड्रिल की ड्रेस आपकी खराब नहीं हो इसलिए। तो आप पीटी ड्रेस में जाते हो। और हमारी पीटी ड्रेस में बेसिकली सॉक्स, शूज, एक वाइट शॉर्ट्स होता है, ऊपर बनियान, एंड बनियान के ऊपर जर्सी इफ इट इज विंटर्स। और अगर विंटर्स नहीं है तो जस्ट बनियान होती है वो। नाउ उसमें आप जाते हो, एंड वहां पे वो सीनियर को रगड़ा पड़ रहा है, आप सेफ हो मोस्टली। तो आपका जो रगड़ा हो रहा है, बेसिकली आपको वो पीटी सिखा रहे हैं कि कोई भी पीटी की कोई चीज है, जैसे हॉर्स कराना है, या मतलब कोई भी उस टाइप की चीज, रोल कराना है, कुछ भी है, तो वो मोस्टली पीटी रिलेटेड होगा। लेकिन वो एक्सेस में होता है, जैसे आप रोप चढ़ते हो, तो पीटी टेस्ट में आप रोप एक बार चढ़ते हो। लेकिन अगर आपको किसी ने रात को रोप चढ़ानी है, तो वो हो सकता है आपको 20 बार रोप चढ़ाए।
एंड वो ऐसा भी हो सकता है कि आप वो रोप चढ़ो आराम से, और जब उतर रहे हो तो आपके ब्लिस्टर्स होते हैं हाथ में, और आपके ब्लिस्टर्स ऊपर छूट जाते हैं रस्सी के ऊपर। तो हो सकता है, आप इतनी पुरानी रस्सियां होंगी नहीं एनडीए में, नहीं तो मेरा डीएनए वहीं पे, मेरे हाथों के छाले सब पड़े होंगे वहां। एंड सिर्फ मेरे नहीं, हर किसी के। तो इट इज लाइक दैट। तो उसके बाद वो रात को सेशन कब तक चलेगा, यू नेवर नो। एक बार मेरे एक बड़े अच्छे सीनियर हैं, आई लव हिम, एंड ही ऑल्सो वुड बी लविंग मी नाउ। ठीक है, तब तो नहीं करते थे। सो ही कॉल्ड मी एट .10, बोलते लाइट्स आउट का अनाउंसमेंट होगा और मैं उनके रूम के बाहर होना चाहिए। और उन्होंने मेरे को बोला तेरे को कुछ नहीं करना, मेरा जो हर किसी का अपना केबिन होता है, एंड उस पे आपके पास डोर होगा आपके केबिन का। सो विच इज लाइक आई थिंक 3.5 फुट का होगा वो। सो आपको क्या करना है, एक फ्रंट रोल करना है, दूसरी साइड पहुंच के टर्न बैक, टेक अनदर फ्रंट रोल, देन टर्न बैक, टेक अनदर फ्रंट रोल। तो उस तरीके से आपको करना है, सिर्फ दरवाजे के सामने, क्योंकि उनको पढ़ाई करनी थी। तो वो चाहते थे कि कोई सामने ही रोलिंग करता रहे, उन्हें बाहर नहीं आना पड़े। मैंने रात को 10 बजे शुरू किया, सुबह 2:30 बजे उन्होंने मेरे को खड़ा किया, तो मैं खड़े होने की कंडीशन में नहीं था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि सुबह 4 बजे लौट के आ जाना। माय गॉड। सो इट वॉज फन, इट वॉज फन। एंड उसके बाद वो 4 बजे से ना, आप पूरा पौने 6 बजे तक आप यही करोगे, क्योंकि 6 बजे पीटी जाना है। तो आपको फ्रेश भी होना है, ब्रश भी करना है, शेव भी करना है, सब कुछ उसके बीच में करना है, और रेस्ट भी करना है। तो वो सारी चीज उसके अंदर होती है। बट उस टाइम पे लगता था कि यार मेरे को इतना रगड़ा क्यों हो रहा है, टाइप्स इट इज एक्सेस या कुछ भी। बट वंस यू गेट इन टू सर्विस, यू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। एंड आपको आर्मी ऑफिसर, हर आर्मी ऑफिसर एक बात कहता मिलेगा, चाहे जिसने एवरेस्ट चढ़ा है वो, चाहे जिसने समुद्र में वो, कोई मार्को है वो, कोई कमांडो है वो, सब एक बात कहेंगे, इट इज ऑलवेज मेंटल। इट इज नॉट फिजिकल, इट इज मेंटल। तभी वो लीडर्स आते हैं जो जो गोलियां लगने के बाद, इंजर्ड होने के बाद भी दुश्मन को मार रहे होते हैं। सो एनडीए गिव्स यू दैट रोबस्टनेस, दैट मेंटल टफनेस। सो थैंक्स टू एनडीए, जो भी लाइफ में हम कर पाए, तो इट्स ऑल थैंक्स टू एनडीए, ब्रेक डाउन नहीं हुए। सो व्हाट वी कैन से कि जो हमारे इतने साइकोलॉजिकली टफ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, उसका जो सोर्स है ये जो 10 बजे के बाद का, ऑब्वियसली 10 बजे से पहले का भी है, बट हाँ, मेंटल स्टेमिना डेवलप होता है कि पूरे दिन आप मतलब मेहनत कर रहे हो, और उसके बाद फिर 10 बजे व्हेन यू एक्सपेक्ट टू स्लीप, फिर एक बार दोबारा से वो स्टार्ट हो जाता है सारा, जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान गिव अप कर देता है, वहां पे आपका दिमाग एक्सेप्ट करने के लिए उसको ट्रेन किया जाता है। तो डेफिनेटली जो मैं चीज। एक चीज और मेरे को एकदम बीच में ऐसे याद आ गई, कि टफनेस वाली बात। हम एनडीए में ही था मैं, हम हॉकी खेल रहे थे, एंड मेरे सामने जो प्लेयर था दूसरा, उसने स्टिक को वेव किया, वो मेरे पैर में लगी एंड मेरा फ्रैक्चर हो गया। मैंने शू खोला, एंड शू खोलने के बाद में मैंने देखा एकदम से स्वेल कर गया, क्योंकि वो फ्रैक्चर था। वो रेडिश रेडनेस आ गई और एकदम से स्वेल कर गया। तो मैंने अपना दोबारा से सॉक्स पहना, शू पहना, टाइट बांधा, साइकिल उठाई, और आई थिंक वहां से 4-5 किलोमीटर दूर होगा एमएच। मैं साइकिल चला के एमएच पहुंचा, उसी टूटे हुए पैर से। वहां पे साइकिल खड़ी की, अंदर गया, वहां पे नर्सिंग असिस्टेंट था। मैंने, उसने जैसे ही मेरा शू खोला, बोले ये फ्रैक्चर है। उसने फटाफट से एक्सरे करवाया, डॉक्टर को बुलाया। और उसने पूछा फिर मेरे को, नर्सिंग असिस्टेंट ने, उसने कहा आप यहाँ तक कैसे आए? मैंने कहा साइकिल चला के। सो ही वाज सरप्राइज्ड। सो इट इज प्रूवन दैट इट्स नॉट फिजिकल, इट इज मेंटल। आपकी सारी बातें सुन के बस एक कोट मेरे ध्यान में आ रहा है सर, उसी को ही कह के मैं बस इंक्लूड कर सकता हूँ कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। हमारे सैनिक स्कूल में ऑब्स्टेकल कोर्स के बाहर ये लगा होता था, मुझे याद है अभी भी। तो आपकी बातों राइट। से बिल्कुल ये जो कोट है, ये एकदम रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सर मैं आपसे डिफरेंटली एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो कब देखी थी? वो एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूँ। ओके। जैसे मैं प्लेन्स का हूँ, दिल्ली के पास में, मथुरा से हूँ मैं। तो बर्फ तो फ्रिज में ही देखते थे पहले हम। एंड उसके बाद जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग आई, तो मैं एक बड़ी अच्छी सी एक बटालियन है जिसमें मैं गया, डोगरा स्काउट्स। एंड बहुत ही स्पेशलाइज्ड बटालियन है। तो वहां जाना था, तो मुझे पता चला कि कौन है, ये बोलते ये हमेशा पहाड़ों में रहते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैं पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो मैं जब यूनिट जा रहा था, मैं बड़ा एक्साइटेड था, पहाड़ पे जाऊंगा, बर्फ मिलेगी, बर्फ मिलेगी। एंड सर्दियों का टाइम था, मैं दिसंबर का मिशन हूँ।
तो सर्दियों का टाइम था, तो बड़ा वो था कि यार बर्फ तो मिलेगी मिलेगी कहीं, लेकिन हम चढ़ते जा रहे हैं पहाड़, बर्फ नहीं मिल रही। फिर मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया एक दिन के बाद, तो मैंने कहा यार बर्फ है भी कि नहीं है, ये नकली पहाड़ है। फिर एक पेड़ के नीचे हम थोड़ी देर के लिए गाड़ियां हॉल्ट करी, एंड चाय वगैरह पी रहे थे। मैं नया अफसर था, तो नए अफसर को बड़ा मजा आता है ना, आपको कोई चाय ला के दे रहा है। सो दोज आर ऑल न्यू एक्सपीरियंसेस, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। फिर मेरे को वहां पे बर्फ दिखी। अब मैं बर्फ बर्फ दिखी इन द सेंस, एक छोटा सा पैच बर्फ का पेड़ की छाया में बच गया है। तो अब मैं उसको सोच रहा था, मैं इसको टच करूं, झुक के छूं, फिर मैंने कहा जवान क्या सोचेंगे। सो आप कॉन्शियस होने लगते हो, नए नए स्टार लगे होते हैं ना, तो आपको पता नहीं होता चीजें, तो आप हर चीज को बड़ा कॉशियसली करते हो। फिर मैंने कहा मैं पैर से छूं, फिर मैंने कहा पैर रखूंगा स्लिप हो गया तो सब हंसेंगे। सो उस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं। एंड देन फिर मैं गया, मैंने धीरे से पहले पैर से टच करके देखा, तो मैंने कहा स्नो है। फिर मैंने देखा कोई देख नहीं रहा आसपास, फिर मैंने उठ के वो स्नो छुई, एंड इट वॉज वेरी थ्रिलिंग। लेकिन जब मैं ये कर रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बर्फ बहुत सारी देखनी है, मुझे 20-20 30-30 फुट बर्फ देखनी है, बर्फ में दबना है। ये सारी चीजें उस टाइम पता नहीं थी। तो इट वॉज वेरी मेमोरेबल। एंड मेरी तो फर्स्ट यूनिटी, मैं जब गाड़ी से उतरा, जमीन पे पैर रखे अपनी बटालियन में, तो वो 10,500 फुट की हाइट पे था। एंड मतलब इट वॉज लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ अ थिंग, कि आप पहुंचते हो, आप बोलते हो ये एक अलग ही दुनिया है। एंड जहाँ पे आपको बताया जाता है कि वहां पे सांस नहीं आती है, दौड़ना नहीं है, और ज्यादा एक्सरसाइज एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, रेरिफाइड एटमोसफियर है, और बहुत सारी बीमारियां पढ़ाई गई थी, हैपो हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। हम वहां पहुंचे तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं लगा, लड़के दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, सब कुछ स्पीड में चल रहा है। एंड मैं कहा कैसे। सो दिस इज हाउ इंडियन आर्मी इज, कि नो मैटर आप कहाँ पे हो। एंड मैं डोगरास में था, तो ऑलरेडी हमारे ट्रूप्स पहाड़ी होते हैं, तो दे आर लाइक आइबेक्स, दे आर लाइक दैट अपना पहाड़ी शीप, के यू सेंड देम एनीवेयर एंड दे कैन जस्ट क्लाइम एनीथिंग। तो उस टाइप की यूनिट में मैं पहुंचा। एंड इनफैक्ट हमारे यहाँ क्या होता है, एक ट्रेडिशन होता है, जब नया ऑफिसर आता है तो हम उसको एक ड्रिंक सर्व करते हैं। तो जैसे हाई ऑल्टीट्यूड में बोला जाता है कि आप सिगरेट मत पीना, आप शराब मत पीना, ऐसी चीजें बताई जाती हैं। हमारे यहाँ हमें डोगरा पंच दिया जाता है। सो पूरे दिन की जर्नी के बाद मैं वहां पहुंचा, शाम हो गई थी। तो मुझे रिसीव करने जो आए वो हमारे आरएमओ आए थे। आरएमओ बेसिकली डॉक्टर होते हैं। एंड वो मुझे रिसीव करने आए, और मैंने बोला, मैंने उनको सलूट करा, सीनियर है मेरे। मैंने कहा सर, कोई है ही नहीं आसपास, तो मैंने कब उन्हीं से पूछा, मैंने कहा सर प्यास लग रही है, पानी। तो उन्होंने बोला 2 मिनट रुक बेटा, पानी आ रहा है। तो मैं 2 मिनट में वेट किया, तो एक वेटर आता है, अपना फौजी, और ट्रे में एक बड़ा सा, इतना बड़ा है वो ट्रॉफी सिल्वर की, आई थिंक होगी वो 1 फुट के करीब उसकी हाइट होगी इस ट्रॉफी की, एंड सिल्वर ट्रॉफी वो आती है, और उसमें कुछ तो है। मैं कहा ठीक है, फेयर इनफ। मैं कहा क्या है, तो वो डोगरा पंच था। सो डोगरा पंच एक्चुअली 14 टाइप्स ऑफ ड्रिंक होते हैं उसमें, एंड उसके बाद जो जगह बची होती है उसको बियर से टॉप कर देते हैं। तो पहला जो ड्रिंक मैंने अपनी बटालियन में पिया, वो ये डोगरा पंच था। और मेरे को बोला गया कि इसको एक सिंगल सिप में पीते हैं, वरना बेड ओमेन होता है। तो मैंने कहा ओके। और मैंने कहा डॉक्टर कह रहे हैं तो पी लेते हैं। मैंने मुंह से लगाया, पिया। उसके बाद जो जो उन्होंने मेरे साथ खेल किए, वो कभी और बताऊंगा, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बट इट्स फन। एंड जो जिन ऑफिसर्स के साथ आप लाइफ शुरू करते हो, जिन जवानों के साथ, जिन जेसीओस के साथ, वो आपकी सबसे फर्स्ट फैमिली बन जाती है। एंड इट्स लाइक कि आप कुछ भी कर सकते हो एक दूसरे के लिए। यू सपोर्ट ईच अदर इन ऑपरेशंस, ऑफ द ऑपरेशंस, इन द प्लेग्राउंड, एवरीवेयर। सो दैट वाज लाइक फर्स्ट स्नो, एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय फर्स्ट यूनिट। तो राइट फ्रॉम द डोगरा पंच, मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रिंक ने आपको वो एक एक जोश दिया कि आप नेक्स्ट 11 ईयर्स तक वहां पे टेररिस्ट से काउंटर इंसर्जेंसी के लड़ते रहे, और यू गेट टू सर्व इन द राष्ट्रीय राइफल्स, विच इज एलीट फोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं कि आपने एकदम स्पेशलाइज्ड वे में राष्ट्रीय राइफल्स के लिए सर्व किया। इसके बारे में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बेसिकली सर थोड़ा बताएंगे आप ऑडियंस को कि राष्ट्रीय राइफल्स का क्या एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, थोड़ा आपके ऑपरेशंस के बारे में।
कि कैसे कोई मेमोरेबल ऑपरेशन आपका हो, क्योंकि मुझे लगता है आपने बहुत सारे करे होंगे। तो टोटल कितने करे, क्या आपको कोई एक याद आता है पर्टिकुलर इंस्टेंस जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आपने किसी के साथ ना शेयर किया हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। ओके, तो पहले तो ये बताता हूँ कि आपने पूछा कितने ऑपरेशंस किए हैं। वेल, ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। और इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई भी दे सकता है। बिकॉज राष्ट्रीय राइफल्स में आप रोज ऑपरेशन पे निकलते हो, एवरी डे। आपके 24 घंटे आपकी राइफल आपके साथ होती है। चाहे आप जवान हो, चाहे आप ऑफिसर हो, आप कोई भी हो, 24 घंटे आपके साथ आपका हथियार रहता है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस बनाना तो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट पहले मैं थोड़ा सा इसका राष्ट्रीय राइफल्स का आपको बैकग्राउंड देता हूँ। सो राष्ट्रीय राइफल्स एक, आई थिंक एक्सपेरिमेंट कहना वुड नॉट बी अ रॉन्ग वर्ड। अभी क्या होता है, हमारे इंडियन आर्मी जो रेगुलर आर्मी है उसमें अलग अलग टाइप की बटालियंस होती हैं। जैसे स्पेशल फोर्सेस होती हैं जो कमांडोज होते हैं। फिर आपकी इन्फेंट्री बटालियंस होती हैं, मैकेनाइज्ड, आर्मर्ड, आरटी, एएससी, ईएमई। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। तो जब शुरू शुरू में जब काउंटर टेररिज्म शुरू किया हमने जम्मू एंड कश्मीर में, इंडियन आर्मी ने, तो बहुत इंटेंस लेवल पे था और बहुत सारे टेररिस्ट थे। तो जो रेगुलर इन्फेंट्री बटालियंस थी वो उस तरीके से इक्विप्ड नहीं थी उनसे अच्छे से लड़ने के लिए। ऑल्दो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो एक एक्सट्रीम लेवल पे था टेररिज्म वहां पे। तो उस सिचुएशन में इंडियन आर्मी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मिलके ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि एक ऐसी सेल्फ सस्टेनिंग बटालियंस बनाई जाए जिसमें इन्फेंट्री की फायर पावर हो, मैकेनाइज की मोबिलिटी हो, स्पीड हो, एजिलिटी हो, प्लस सेल्फ सस्टेनिंग हो। तो सारे एड्स एंड डेड्स सब उसके पास उसका अपना हो। वो बहुत जरूरी था। इस तरह का ये बनाया गया कि सेल्फ सस्टेनिंग बटालियन हो जिसके इमीडिएट रिक्वायरमेंट की हर चीज उसके पास हो। रिपेयर मैकेनिज्म होना चाहिए, गाड़ियों का, वेपन्स का रिपेयर मैकेनिज्म हो। उसके बाद में अपनी खुद की गाड़ियां सेल्फ सस्टेनिंग हो। तो इस तरीके से ये बटालियंस को बनाया गया। नाउ ये जो बटालियंस आई, इनिशियली इसमें क्या होता था कि जब आर्मी को बोला, तो आर्मी हम थोड़े से रिजर्व लोग होते हैं। तो जब आर्मी को पहले बोला कि आप दो दो जवान दीजिए, ऑफिसर दीजिए, जेसीओ दीजिए, तो बोला गया कि किसको भेजें। तो उस टाइप का था कि अच्छा, जो जो अच्छा बंदा है उसको मत भेजो, जो इंस्ट्रक्टर टाइप है उसको मत भेजो, जो स्पोर्ट्समैन है उसको भी मत भेजो। तो बोले किसको भेजें। बोलते सबसे नटोरियस कौन है, किसका डिसिप्लिन सबसे खराब है, कौन यूनिट में प्रॉब्लम क्रिएटर है। तो बोला ऐसे लोगों को उठा के भेज दो। ये लोग जब वहां पहुंचे, तो शायद मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जो इनिशियली ऑफिसर्स रहे होंगे उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि इनको कमांड करना बड़ा डिफिकल्ट होगा, डिसिप्लिन प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब हम अपना देखते हैं कि हमारे हिस्टोरिकली क्या क्या किया हुआ है हमारी बटालियंस ने, तो पता चलता है कि दे वर अमेजिंग पीपल। उन्होंने ऐसे गजब के ऑपरेशंस किए एंड टायरलेसली किए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर जो एक्शंस उन्होंने किया राष्ट्रीय राइफल्स ने शुरू शुरू में, अगर वो नहीं हुए होते, टिल टिल अर्ली 2000s, अगर वो नहीं हुए होते, तो शायद आज जेएंडके जैसा हमारे पास है शायद वैसा नहीं होता। मतलब इट्स अ बिग स्टेटमेंट टू मेक, बट मेरा पर्सनल है कि आई पर्सनली बिलीव दैट। एंड मैं 2 टेन्योर्स वहां पे किए मैंने वैली में। तो चीजें समझ में आती हैं कि जब हमारे टाइम पे इतना डिफिकल्ट था, तो जो हमसे 10-15 साल पहले जो ऑफिसर्स वहां पे रहे, उन्होंने तो पता नहीं क्या देखा होगा। सो ये एक्सपेरिमेंट आई थिंक बहुत ही सक्सेसफुल एक एक्सपेरिमेंट रहा। और आज की डेट में आप जब भी जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी रिलेटेड कोई बात करोगे, तो आपको सबसे पहला नाम राष्ट्रीय राइफल्स का सुनाई देगा। तो जैसे मेरे राष्ट्रीय राइफल्स के टेन्योर में, राष्ट्रीय राइफल में जनरली 2.5 से 3 साल के लगभग आपका टेन्योर होता है। एंड ऑलमोस्ट एवरी डे आप जा रहे हो। एंड डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह पे लोकेटेड हो। सो मैं लकीली बहुत अच्छी जगह पे था राष्ट्रीय राइफल्स में। मैं एक नेशनल हाईवे के साथ था, तो बड़ी अच्छी रोड थी, मेरे पास गाड़ियां थी, मेरे सामने पहाड़ भी थे, तो थिकली फॉरेस्टेड जंगल भी था जहां मैं ऑपरेशंस के लिए अक्सर जाता था।
टाउन था, तो मैं टाउन कमांडर था उस टाइम पे, तो पूरा बिल्टअप एरिया भी था, तो पक्के सीमेंटेड घर भी हैं। और थोड़ा आप फ्रिंजेस पे जाते हो तो कच्चे वो लकड़ी वाले घर भी हैं, जो टिपिकल कश्मीरी घर बताते हैं। तो दोनों चीजों का मिक्सचर था। एंड मजे की बात सबसे अच्छी ये थी कि मेरे पास बीएसएनएल की लाइन थी, तो मेरे पास एक फोन था जो बहुत रिलायबल था और जिसपे हम सारी बातें कर सकते थे, क्योंकि मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी उस एरिया में। तो उस तरीके से सब कुछ था वहां पे। एंड बाकी एजेंसीज भी सारी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस ऑब्वियसली, सीआरपीएफ भी थी हमारे साथ, और बहुत सारे इंट एजेंसीज वगैरह ये सब लोग थे वहां पे। तो ऑपरेशंस तो आप रेगुलरली कर रहे हो। कभी जब पहाड़ों में जा रहे हो तो आप चले गए कि मे बी 7 दिन के लिए चले गए, आप 5 दिन के लिए चले गए। उस टाइप के ऑपरेशंस, कॉम्बिंग ऑपरेशंस अगर हम कर रहे हैं, जंगल में जो हम मैंने कॉम्बिंग वर्ड यूज किया क्योंकि मीडिया में कॉम्बिंग बोलते रहते हैं, अदरवाइज हम उसको सर्च एंड डिस्ट्रॉय बोलते हैं। एंड जो बिल्टअप एरिया में हम ऑपरेशन करते हैं, जहाँ पे बोलते हैं ना, जैसे न्यूज में बताते हैं कि घेर लिया घर को फिर सर्च कर रहे हैं, तो उसको कैसे बोलते हैं? कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस। तो दोनों ही टाइप के ऑपरेशंस करने का मुझे वहां पे मौका मिला। अ, एक दो टेररिस्ट वाले भी ऑपरेशन किए जहां पे सिर्फ दो टेररिस्ट हैं या एक टेररिस्ट है, और हमने 5 7 10 टेररिस्ट वाले भी ऑपरेशंस करे। सो अगर मेमोरेबल बोला जाए तो हर ऑपरेशन मेमोरेबल होता है। हर ऑपरेशन में आपको डर लगता है, हर ऑपरेशन में आपको पता होता है कि मैं जा रहा हूं, मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। और एज इन अभी ये हम बात कर रहे हैं तो शायद कोई मेरा भाई वहां पे होगा जो अभी यही चीज सोच रहा होगा, उसके माइंड में चल रहा होगा कि मैं और बेटर कैसे प्रिपेयर करके जाऊं, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, मेरा कम्युनिकेशन ठीक है कि नहीं, आर्म्स एमुनिशन मेरा सही है कि नहीं। सो वो वाली सारी चीजें।